खामोश गलियों में गूंजती वो आवाज और किस्मत का अजीब खेल कहानी की शुरुआत होती है। साल 1940 के उस तपते हुए दोपहर से, जब पूरा इटली एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था। शहर के हर कोने में लाउड स्पीकर पर एक ही ऐलान गूंज रहा था कि तानाशाह मुसोलिनी आज ठीक शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाला है। सरकार का सख्त आदेश था कि चाहे कोई काम पर हो या घर पर, सबको अपने रेडियो चालू रखने हैं, क्योंकि इटली अब फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने जा रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक 12 साल के मासूम लड़के रेनाटो की जिंदगी में एक अलग ही हलचल चल रही थी। एक तरफ जहां मुसोलिनी देश को बर्बादी और जंग के कुएं में धकेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेनाटो को उसके जीवन की पहली साइकिल मिली थी। जब रेनाटो अपनी चमचमाती साइकिल लेकर कैस्टल क्यूटो के लड़कों के ग्रुप के पास पहुंचता है तो सब उसे हैरत से देखने लगते हैं। शहर में युद्ध का माहौल था, लोग पाई पाई को मोहताज हो रहे थे, और ऐसे में एक बच्चे के पास नई साइकिल होना किसी अमीर शहजादे से कम नहीं था। गैंग का लीडर चिल्लाता है कि अपनी जुबान बंद रखो और बस देखते जाओ। दूर सड़क से एक बेहद खूबसूरत औरत अपनी मखमली चाल से चलती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल में एक ऐसा सम्मोहन था कि सड़क पर खड़ा हर शख्स अपनी सुध बुध खो बैठता है। रेनाटो की नजरें जैसे उस पर ठहर सी जाती हैं। वो पहली बार उस औरत को देख रहा था जिसने उसके अंदर के बचपन को एक ही झटके में झकझोर कर रख दिया था। लड़कों के ग्रुप से आवाज आती है कि ये मलेना है, इस पूरे शहर की सबसे खूबसूरत और दिलकश औरत। वो शहर के एक बहरे लैटिन प्रोफेसर की बेटी थी और उसकी शादी नीनो नाम के एक फौजी से हुई थी। लड़के मलेना को देखकर अश्लील और भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं, अपनी मर्दानगी की झूठी नुमाइश करते हैं और अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। लेकिन रेनाटो के दिल में मलेना को देखकर वासना नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन और गहरा आकर्षण पैदा हो जाता है। मलेना चुपचाप, बिना किसी की तरफ देखे, अपनी गरिमा को संभाले वहाँ से गुजर जाती है। लेकिन वह अनजाने में पूरे शहर के मर्दों के दिलों में एक ऐसी आग लगा जाती है जो धीरे धीरे इस पूरे कस्बे को नफरत और जलन की भट्टी में झोंकने वाली थी। रेनाटो अब पूरी तरह मलेना के ख्यालों में खो चुका था। वो स्कूल बंक करके मलेना के घर के चक्कर लगाने लगता है। वह खुद को साबित करने के लिए अपने पिता का शादी का सूट चुरा लेता है और उसे दर्जी से छोटा करवा कर पहनने की कोशिश करता है, ताकि वो लड़कों की तरह हाफ पैंट छोड़कर फुल पैंट पहन सके और एक मुकम्मल मर्द दिख सके। जब उसके पिता को इस चोरी का पता चलता है तो वो रेनाटो को बुरी तरह पीटते हैं। पिता गुस्से में एक शर्त रख देते हैं कि जिस दिन इस देश के महान नेता का सिर फटेगा, यानी मुसोलिनी का राज खत्म होगा, उसी दिन तुम्हें फुल पैंट मिलेगी। इसी बीच शहर के सैलून और चौराहों पर मलेना को लेकर गंदी अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं। लोग बातें करते हैं कि मलेना का बूढ़ा पिता बीमार रहता है और उसका पति नीनो शादी के महज 1 महीने बाद ही जंग के मैदान में चला गया है। इतनी खूबसूरत औरत इतने दिनों तक अकेले कैसे रह सकती है? शहर के लोग, खासकर वहाँ की औरतें, मलेना की खूबसूरती से इस कदर जलती थीं कि वो उसे एक बदचलन और घमंडी औरत साबित करने पर तुली हुई थीं। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो मलेना की बची खुची दुनिया को पूरी तरह उजाड़ कर रख देती है। फासिस्ट सरकार के दफ्तर से ऐलान होता है कि मलेना के पति नीनो उत्तरी अफ्रीका में जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं। पूरे शहर में शोक सभा बुलाई जाती है, लेकिन उस सभा में भी लोग मलेना की बेबसी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। रेनाटो दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसका दिल मलेना के इस दर्द को देखकर तड़प उठता है। वह खुद से वादा करता है कि वो हमेशा मलेना के साथ रहेगा, बस उसे थोड़ा बड़ा होने की देर है। पति की मौत के बाद मलेना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन शहर की गंदी नजरें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। शहर के चौराहे पर मर्दों की महफिल सजती, जहां मलेना की बेबसी का तमाशा बनाया जाता था। कोई अफवाह उड़ाता कि डेंटिस्ट डॉक्टर कुसिमानो उसके प्यार में पागल हो चुका है, तो कोई कहता कि उसका कातानिया के किसी दुकानदार के साथ चक्कर चल रहा है। लोग पादरी को गुमनाम चिट्ठियां भेजकर उसे बदचलन साबित करने में लगे थे। इन सब से बेखबर रेनाटो हर वक्त अपनी साइकिल पर मलेना के घर के चक्कर लगाता रहता था। मलेना के प्रति उसका ये पागलपन इस कदर बढ़ा कि जब उसकी माँ को उसके कमरे से मलेना का चुराया हुआ एक अंडरगारमेंट मिलता है तो घर में भूचाल आ जाता है। उसके पिता उसे बेरहमी से पीटते हैं और सजा के तौर पर उसकी पैंट की जेबें ही हमेशा के लिए सिलवा देते हैं। इसी बीच नफरत की यह आग मलेना के बूढ़े और बहरे पिता प्रोफेसर बानसिग्नोर तक पहुँच जाती है। कोई उनके स्कूल के दफ्तर में एक बेहद गंदी चिट्ठी छोड़ जाता है कि तुम्हारी बेटी मलेना पूरे शहर के मर्दों के साथ सोती है। समाज के तानों और बदनामी के डर से वो बूढ़े बाप टूट जाते हैं और अपनी ही बेटी से सारे रिश्ते तोड़कर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अब मलेना के सिर पर न तो पति का साया था और न ही पिता का सहारा। तभी लेफ्टिनेंट कैदेई नाम का एक हैंडसम फौजी अफसर मलेना की जिंदगी में कदम रखता है। एक रात जब कैदेई मलेना से मिलने उसके घर पहुंचता है तो वहां अचानक डेंटिस्ट कुसिमानो आ धमकता है और चिल्लाने लगता है कि मलेना उसकी मंगेतर है। दोनों के बीच सरेराह भयानक मारपीट शुरू हो जाती है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तभी डेंटिस्ट की गुस्से से पागल पत्नी वहां पहुंचती है और मलेना के घर की तरफ इशारा करके चिल्लाती है, ओ ए चुड़ैल, दूसरों के पति चुराना बंद कर। पूरा शहर तमाशा देख रहा था और मलेना खिड़की के पीछे छिपी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, क्योंकि अब ये मामला सीधे अदालत की दहलीज पर जाने वाला था। पूरे शहर की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि मलेना को क्या सजा मिलती है। डेंटिस्ट डॉक्टर कुसिमानो की पत्नी ने मलेना पर अपना घर उजाड़ने और उसके पति को अपने जाल में फंसाने का संगीन आरोप लगाया था। अदालत में जब गवाही शुरू हुई तो पूरा कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मलेना को एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा किया गया, जहां उस पर तीखे और शर्मनाक सवालों के तीर छोड़े गए। जब जज ने उससे पूछा कि क्या वो डेंटिस्ट की मंगेतर है
है तो मलेना ने साफ इनकार कर दिया। उसने रुआनसी आवाज में कहा कि वो तो बस उसके बीमार पिता के लिए दवाइयाँ लेकर आया था, लेकिन समाज को तो बस तमाशा देखना था। तभी सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लेफ्टिनेंट कैदेई का बयान अदालत में पढ़ा गया। जिस कैदेई के लिए मलेना के दिल में थोड़ी बहुत जगह बनी थी, उस सिपाही ने अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए मलेना को बीच मझधार में छोड़ दिया। उसने लिखित बयान में कहा कि उसका मलेना के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं है और वो दोनों सिर्फ साधारण दोस्त हैं। इस धोखे ने मलेना को अंदर से पूरी तरह मार दिया। तभी उसके वकील सेंटोरबी ने कोर्ट में खड़े होकर एक दमदार दलील दी। उसने चिल्लाकर कहा कि इस औरत का असली जुर्म सिर्फ एक ही है और वो है इसका बेपनाह, खूबसूरत, बेसहारा और अकेला होना। वकील की चतुराई और दलीलों की वजह से मलेना को बरी तो कर दिया गया, लेकिन असली खेल तो कोर्ट के बाहर होना बाकी था। मलेना के पास अपने वकील की भारी भरकम फीस चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि सरकार ने उसकी पेंशन भी रोक दी थी। मौका पाकर उस बूढ़े और मोटे वकील सेंटोरबी ने अपनी असली औकात दिखा दी। उसने मलेना का हाथ पकड़कर कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, बस वो उसके साथ एक रात बिताए और उसकी औरत बन जाए। बेबसी की मारी मलेना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रेनाटो दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल बुरी तरह टूट गया जब उसने देखा कि खुद को बचाने के लिए मलेना को उस घिनौने वकील की हवस का शिकार बनना पड़ा। रेनाटो ने भगवान के सामने जाकर रोते हुए कहा कि मलेना ने ये सब सिर्फ मजबूरी में किया है। मलेना को बचाने वाला अब इस शहर में कोई नहीं बचा था। वकील ने भी उसका फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया और शहर की औरतों ने बाजार के दुकानदारों को भड़का दिया था कि कोई भी मलेना को राशन या खाना नहीं बेचेगा। भूख और कंगाली से तड़पती मलेना के घर में जब खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो गया तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक फैसला लिया। एक सुबह जब वो घर से बाहर निकली तो उसे देख पूरा शहर सन्न रह गया। उसके लंबे काले बाल अब कट चुके थे और उसने उन्हें चमकीले लाल रंग में रंग लिया था। उसने गहरे रंग के कपड़े पहने थे और उसकी आंखों की मासूमियत की जगह एक अजीब सी बेबसी और कड़वाहट ने ले ली थी। मलेना ने समझ लिया था कि इस भूखे समाज में बने रहने के लिए उसे अपनी अस्मत का ही सौदा करना पड़ेगा। शहर में अब हिटलर की जर्मन सेना का कब्जा हो चुका था। चारों तरफ नाजी सैनिक घूम रहे थे। मलेना ने पेट भरने के लिए खुद को मॉडर्नो होटल के उन कमरों के हवाले कर दिया जहां जर्मन अफसरों की महफिलें जमती थीं। वह और शहर की एक अन्य बदनाम औरत जीना दिन रात जर्मन फौजियों को अपनी सेवाएं देने लगी। रेनाटो अपनी आंखों के सामने मलेना को इस दलदल में डूबते देख तड़प रहा था। वह इस कदर बीमार और परेशान रहने लगा कि उसके घर वालों को लगा कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसकी माँ ने तांत्रिक को बुलाकर उसका झाड़ फूंक तक करवाया, लेकिन रेनाटो की बीमारी की वजह कोई जादू टोना नहीं बल्कि मलेना की बर्बादी का वो मंजर था जिसे वो रोज देखता था। तभी साल 1943 में युद्ध का पासा पलटा और अमेरिकी सेना ने इटली को आजाद करा दिया। जर्मन सैनिक दुम दबाकर भागने लगे। पूरे शहर के लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे, लेकिन कास्टेल क्यूटो की औरतों के दिलों में जश्न से ज्यादा मलेना के प्रति नफरत का उबाल था। वो चिल्लाने लगी कि अब इस देशद्रोही और बदचलन औरत से बदला लेने का वक्त आ गया है। औरतों का एक हिंसक झुंड मॉडर्नो होटल के अंदर घुस जाता है और मलेना को घसीटते हुए बीच चौराहे पर ले आता है। वो मलेना पर टूट पड़ती है, उसे बेरहमी से लातों और घूंसों से पीटती है। कोई उसके कपड़े फाड़ देता है तो कोई कैंची से उसके लाल रंगे बाल काटने लगता है। मलेना खून से लथपथ अर्धनग्न हालत में जमीन पर तड़पते हुए शहर के उन मर्दों की तरफ देखती है जो कभी उसके बिस्तर पर आने के लिए भीख मांगते थे, लेकिन आज सब तमाशबीन बने खड़े थे। इस खौफनाक जिल्लत को बर्दाश्त न कर पाने के कारण मलेना अगले ही दिन रोती और चीखती हुई हमेशा के लिए मेसना जाने वाली ट्रेन में बैठकर शहर छोड़ देती है। मलेना के जाने के कुछ समय बाद पूरा शहर चौंक जाता है जब ट्रेन से एक अपाहिज फौजी उतरता है। वह कोई और नहीं बल्कि मलेना का पति नीनो था, जो मरा नहीं था बल्कि कैद में था और जंग में अपना एक हाथ गंवा चुका था। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर शरणार्थियों का कैंप बन चुका है और उसकी पत्नी गायब है। पूरे शहर में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता बल्कि पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसकी पत्नी फौजियों के साथ सोती थी। नीनो जब पूर्व फासिस्ट अधिकारियों से मलेना के बारे में पूछता है तो वो उसे वेश्यालयों के चक्कर काटने की सलाह देते हैं। नीनो पूरी तरह लाचार और अकेला महसूस कर रहा था। ये सब देखकर रेनाटो से रहा नहीं जाता। वह अपनी पहचान छिपाकर नीनो को एक गुमनाम चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में रेनाटो लिखता है, मिस्टर स्कोडिया, आपकी पत्नी मलेना बिल्कुल बेकसूर थी। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ भूख और इस जालिम समाज की मजबूरी में किया। वो सिर्फ आपसे प्यार करती थी और आखिरी बार मैंने उसे मेसना जाने वाली ट्रेन में बैठते देखा था। इस चिट्ठी को पढ़ते ही नीनो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना वक्त गंवाए अपनी पत्नी को ढूंढने मेसना निकल जाता है। लगभग 1 साल बीत जाता है। पूरा शहर तब हैरान रह जाता है जब नीनो और मलेना हाथ में हाथ डाले वापस कास्टेल क्यूटो लौट आते हैं। मलेना के चेहरे पर अब हल्की झुर्रियां थी। उसका वजन भी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसकी गरिमा वैसी ही थी। जब वो बाजार में सब्जी खरीदने जाती है तो वही औरतें जिन्होंने उसे कल सरेआम पीटा था आज शर्मिंदगी और डर से उसे गुड मॉर्निंग मिसेस स्कोडिया कहती हैं। मलेना भी बिना कोई नफरत दिखाए उन्हें मुस्कुराकर जवाब देती है। तभी उसकी थैली से कुछ टमाटर नीचे गिर जाते हैं और वहाँ मौजूद लोग दौड़कर उसकी मदद करते हैं। रेनाटो दूर खड़ा अपनी साइकिल पर इस मंजर को देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब मलेना की जिंदगी में उसका पति वापस आ चुका है और वो अब सुरक्षित है। वो अपनी साइकिल के पैडल को पूरी ताकत से मारता है, मानो वो अपने बचपन, अपनी बेबसी और उस अधूरी
अधूरी मोहब्बत से दूर भाग रहा हो। कहानी के अंत में रेनाटो कहता है, वक्त बीत गया, मैंने जिंदगी में कई औरतों से प्यार किया और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत को कभी नहीं भूल पाया जिसने मुझसे कभी नहीं पूछा था कि मैं उसे याद रखूंगा या नहीं, और वो थी मलेना। दोस्तों, मलेना फिल्म की ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज कितना बेरहम हो सकता है, खासकर तब जब कोई इंसान बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो। मलेना की खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई, लेकिन अंत में उसकी गरिमा और उसके पति के सच्चे प्यार ने उसे वापस अपनी खोई हुई इज्जत दिलाई। अगर आपको रेनाटो की इस अधूरी मोहब्बत और मलेना के संघर्ष की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बेहतरीन सस्पेंस और इमोशन से भरपूर फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और शानदार फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।